जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सारे चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, कि किस तरह से सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अगर उसने साथ ना दिया होता तो आज हो सकता है कि नक्शा कुछ और ही होता। खैर, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। तो अंग्रेज़ों की जिस तरह से मीर जाफ़र ने मदद की थी, तो अंग्रेज़ और मीर जाफ़र के बीच एक वादा हुआ था कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हटाने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें बंगाल को नवाब बना देंगे। तो वादे के मुताबिक मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट था वो अंग्रेज़ों का ही था, चूँकि आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की पूरी अनुमति मिल गई। किसे मिली? अंग्रेज़ों को। दूसरी चीज़, 24 परगना की जो ज़मींदारी थी उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू आया करता था वो सभी अंग्रेज़ों को नियंत्रण में आ गया। तीसरी चीज़ थी, जो पर्सनल व्यापार था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी किया करते थे उसका भी परमिशन मिल गया। चौथी चीज़, 17.5 लाख रुपये, 17,50,000 रुपये हर्जाने के रूप में मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों को देने पड़े। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी खातिरदारी हॉस्पिटैलिटी के चक्कर में बंगाल के नवाब का जो कोष था वो बिल्कुल भी खाली होने लगा था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे मीर जाफ़र का शासनकाल किस तरह से था और उनके सामने कौन कौन सी समस्या सामने आई। बेसिकली 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र नवाब बना। 1760 तक वो नवाब बना रहा। उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे बताएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 63 से लेकर 65 के बीच भी मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाया गया था। अब मीर जाफ़र जब नवाब बना तो उसके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, जिनमें से एक था मिदनापुर का जो राजा था राम सिंह, उसने मीर जाफ़र को नवाब मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे ये लगता था कि एक स्टेट जनरल नवाब कैसे बन सकता है, क्योंकि उसके नज़र में सिराजुद्दौला को उसने षड्यंत्र के द्वारा गद्दी से हटाया था, जिसकी वजह से राम सिंह ने मीर जाफ़र को नवाब मानने से इनकार कर दिया था। दूसरा, दुर्लभ राय पर उसको काफ़ी शक था, क्योंकि मीर जाफ़र के साथ दुर्लभ राय भी था सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, एक चोर दूसरे चोर के बारे में जान सकता है कि वो क्या क्या करने वाला है, वो किस तरह का उसका नेचर है। तो ये सारी चीज़ें मीर जाफ़र के दिमाग में चल रही थी। ये सारे जो चीज़ें थी वो मीर जाफ़र के दिमाग में थी, और उसे पता था कि दुर्लभ राय कुछ भी करे मीर जाफ़र उसका कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि दुर्लभ राय अंग्रेज़ों के शरण में था और वो उसे टच भी नहीं कर सकता था। तीसरी तरफ शाह आलम, जो कि मुग़ल शासक हुआ करता था, वो भी चाहता था कि बंगाल के ऊपर कब्जा कर लें। चौथी चीज़, अंग्रेज़ों का विचार अब ये डेवलप हो रहा था कि मीर जाफ़र डच ईस्ट इंडिया के साथ कोई कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहा है, और अंग्रेज़ों को इसमें कंपटीशन दे करके अंग्रेज़ों का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें जब पता चली तो उससे क्या हुआ कि मीर जाफ़र के बेटे, जो कि मीरान था, जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई उसके कारण उत्तराधिकार की समस्या लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। तो जिसके लिए मीरान के बेटे और मीर कासिम, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का कंट्रोवर्सी चली, जिसमें जो नए गवर्नर जनरल थे वॉनसेटार्ट ने मीर कासिम का पक्ष लिया। वो चाहते थे कि मीर कासिम गद्दी पर बैठे, क्योंकि मीर जाफ़र जिस तरह की चीज़ें कर रहा था, मतलब अंग्रेज़ों को जो लग रहा था कि मीर जाफ़र डचों के साथ मिल जाएगा, जिसकी वजह से उसे गद्दी से हटा दिया गया और उसके बदले में मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया गया। अब हम जानते हैं मीर कासिम के बारे में। मीर कासिम काफ़ी समझदार था एज़ कम्पेयर टू सिराजुद्दौला। मीर जाफ़र के अकॉर्डिंग उनके लिहाज से तो ये काफ़ी ज़्यादा समझदार था। और अलीवर्दी खान के बाद अगर कोई योग्य शासक बैठा यानी नवाब बना बंगाल का, तो वो सिर्फ और सिर्फ मीर कासिम ही था। इसका शासनकाल 1760 से लेकर के 1763
ईस्वी के बीच का था। उस मीर कासिम को अंग्रेज़ों के चालों के बारे में काफ़ी कुछ पता था, तो उसने सबसे पहले कुछ कदम उठाने शुरू किया, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की और उसने किए भी। पहला, उसने नौकरशाही अधिकारी अपने अकॉर्डिंग चुने। उन लोगों को उसने चुना जो मीर जाफ़र के प्रति विश्वास रखते हों, जो धोखा ना दे मीर कासिम को धोखा ना दे। दूसरी जो उसने क्या की, सेना कौशल को सुधारा। बहुत इनकी ट्रेनिंग कराई गई, इनके ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार कराया गया, जिसका काफ़ी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखा भी गया। तीसरी चीज़ उसने क्या की कि कलकत्ता से दूरी बनाने के लिए, क्योंकि कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो वो चाहता था कि किसी तरह से अंग्रेज़ों से दूर हुआ जाए। तो उसने मुर्शिदाबाद से लेकर के मुंगेर अपनी राजधानी, उस वक्त बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, जो कि अब पता ना कहाँ, बांग्लादेश में, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद से लेकर के उसको ट्रांसफ़र करके मुंगेर, यानी कि बिहार के मुंगेर में बंगाल की राजधानी स्थापित कर दी, ताकि मीर कासिम को थोड़ा समय मिल सके अंग्रेज़ों से हट के। 1762 ईस्वी में वॉन्सेटाट, जो कि नया ये था, वॉन्सेटाट के साथ 1762 ईस्वी में मीर कासिम की ट्रीटी हुई, जिसमें जो टैक्स की जो राशि थी वो बेसिकली 9% कर दी गई। जब ब्रिटिश काउंसिल को ये बातें पता चली ब्रिटिश काउंसिल को ये बातें, तो उसने क्या किया, उसने डिसएग्रीमेंट दिया, मतलब अस्वीकार कर दिया कि ये सब क्या होता है, ये क्या है, व्यापार करना, यानी टैक्स फ्री व्यापार करना उनका तो जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये मीर कासिम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है? क्या वो फिर से चाहता है कि हम उसे गद्दी से हटा करके उसे भी मरवा दें सिराजुद्दौला की तरह? तो ये सारी चीज़ें जब हुई, तो मीर कासिम ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया, ठीक है। उसने क्या किया कि टैक्स फ्री व्यापार जो अंग्रेज़ों के लिए था, उसे भारतीयों के लिए भी उसने शुरू कर दिया। अब इस बात की अंग्रेज़ों को बड़ी ज़ोर से मिर्ची लगी। अब ये क्या था, हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है व्यापार करना, टैक्स फ्री व्यापार करना, अब इसने भारतीयों को क्यों ये टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी? जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को ये लगा कि मीर कासिम हमें धोखा दे रहा है और बेसिकली हमारे खिलाफ कुछ चालें चल रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ा कि अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को जुलाई में गद्दी से हटा करके मीर जाफ़र को दोबारा बैठा दिया और मीर कासिम को जुलाई 1763 ईस्वी में बर्दवान में हराया गया, अगस्त में मुर्शिदाबाद में और सितंबर में राजकमल के निकट। अब इतनी बार हारने के बाद मीर कासिम पट्ट से वहाँ से वो निकल गया और निकल के उसने क्या किया, हेल्प मांगी। किससे हेल्प मांगी? तो वो पहले अवध गया, फिर शाह आलम, इन लोगों से बातचीत करने के बाद, क्योंकि शुजाउद्दौला भी चाहता था कि उसका भी इम्पैक्ट पड़े, दूसरी तरफ शाह आलम जो कि मुग़ल एम्पायर का एक शासक था, तीसरी तरफ मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर के एक प्लान बनाया और उन्होंने क्या किया कि ठीक है चलो हम एक काम करते हैं, एक युद्ध लड़ते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, हम तीन हैं, जाहिर सी बात है हम जीत ही जाएंगे। तो उन्होंने ट्रीटी कर ली, उसके बाद फिर वो चले गए। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, लेकिन इसमें हुआ ये कि इन तीन लोगों के इतने त्रिगुट संधि के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और इन्हें हारना पड़ा। हारना क्या पड़ा, ये हार गए। रॉबर्ट क्लाइव दोबारा गवर्नर बनकर जब ये लौटा, तो उसने क्या किया, इलाहाबाद ट्रीटी साइन कर ली शाह आलम और शुजाउद्दौला के साथ। नवाब की कुर्सी पर नजीमुद्दौला को बिठा दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक 1765 हो चुका था और उस टाइम पे मीर जाफ़र की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से नजीमुद्दौला को शासक बनाया गया और उसकी सेना भंग कर दी गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नजीमुद्दौला अब अंग्रेज़ों के ऊपर निर्भर रहे और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध ना कर दे, इसके लिए उसकी सेना भंग कर दी गई और उसे बेसिकली पेंशन याफ्ता बना दिया गया। ये आखिरी नवाब था नजीमुद्दौला। उसके बाद फिर उसके लिए एक सूबेदार रज़ा ख़ान अपॉइंट किया गया, वो बेसिकली अंग्रेज़ों की तरफ से था और ये बेसिकली पहला और आखिरी सूबेदार था जो कि बंगाल के नवाब के, यूँ कह सकते हैं कि ये कठपुतली था अंग्रेज़ों का, जिसे अंग्रेज़ों ने खुद बिठाया था ताकि जो भी षड्यंत्र या फिर जो भी इंटरनल कंट्रोवर्सीज चल रही हैं वो सारी चीज़ें अंग्रेज़ों को पता रहें।
ताकि वो उनको आगे डिसीजन क्या लेना है ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ सोच सके। तो हम देखते हैं इलाहाबाद ट्रीटी के बारे में। आखिर इलाहाबाद की ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें साइन हुई। बेसिकली इलाहाबाद ट्रीटी में 2 ट्रीटी हुई। एक तो अवध के साथ यानी शुजाउद्दौला के साथ। इलाहाबाद और कोरा शाह आलम को देने के लिए मंजूर किया गया शुजाउद्दौला को कि यार तुम एक काम करो, इलाहाबाद और कोरा है मुग़ल शासक ही तो है यार, इसी ने तो तुम्हें ये अवध की नवाबी दी है, तो यार दे दो ना इलाहाबाद और कोरा, और इसके बदले में तुम्हें 50 लाख का युद्ध का हर्जाना देना होगा। इसके अलावा बलवंत सिंह जो बनारस का ज़मींदार था, उसे उसके जो भी क्षेत्र हैं, स्टेट्स जो भी हैं, वो उन्हें वापस करने होंगे। उसके अलावा ज़रूरत के समय जब भी अवध को सहायता पड़ेगी, अंग्रेज़ हमेशा तत्पर रहेगी, लेकिन जब भी अंग्रेज़ों को पड़ेगी आवश्यकता, तुम्हें भी तत्पर रहना पड़ेगा। बदले में नज़ीमुद्दौला का अधिकार क्षेत्र स्वीकार करने के लिए शुजाउद्दौला को मनाया गया। इसके अलावा कंपनी उसकी सीमा की रक्षा करेगी। किसकी? तो अवध की। अगर अवध के ऊपर किसी बाहरी राज्य ने अगर आक्रमण किया तो इसमें अंग्रेज़ शुजाउद्दौला का साथ देगी। तो ये एक पहली ट्रीटी थी जो कि अवध के साथ की गई, यानी कि शुजाउद्दौला के साथ। दूसरी जो ट्रीटी हुई वो बेसिकली शाह आलम द्वितीय कहा जाता है इसे, इसके साथ ट्रीटी की। इसके साथ ट्रीटी में ये था कि कंपनी का संरक्षण शाह आलम को दिया गया। इसके अलावा इलाहाबाद और कोरा नवाब को देना, ये चीज़ें शाह आलम को बोली गई कि ठीक है काम करो, इलाहाबाद और कोरा नवाब को दे दो। मतलब नवाब जो है इलाहाबाद और कोरा शाह आलम को मिलेगा। बादशाह के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इसके बदले में शाह आलम ने क्या किया, अब जो भी था तो यार मुगल का शासक ही, तो उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी। उसके बदले में 26 लाख रुपए सालाना के बारे में बात हुई उसकी। इसके अलावा अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी छोड़ो, वित्तीय शासन पर पूरा का पूरा नियंत्रण अंग्रेज़ों को दे दिया गया, और प्रशासनिक कार्यों का भी जिम्मेदारी अंग्रेज़ों को ही दे दी गई। इसके बदले में 53 लाख रुपए कंपनी को देने पर सहमत हुई। इसके बाद से नवाब की शक्ति पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब कोई भी ऐसा नहीं बचा कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ खड़ा हो सके, और अंग्रेज़ों ने उसे उस लायक छोड़ा भी नहीं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कोई खड़ा हो सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।